प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क पहुंचकर चंद्रयान 3 मिशन की टीम को दी बधाई। पीएम ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाने का किया ऐलान। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कल पेश किए गए 3 अहम विधेयक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के सवाल के जवाब में कहा, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए। नूंह जिले में सुरक्षा के मद्देनजर आज दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। पुलिस महानिदेशक ने 28 अगस्त को फिर निकलने वाली शोभायात्रा पर लगाई रोक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की यात्रा से स्वदेश लौटने के बाद सीधे बेंगलुरु स्थित इसरो सेंटर पहुंचे। पीएम ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए इसरो प्रमुख और मिशन से जुड़े अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान पीएम ने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद इसरो प्रमुख ने पीएम को चंद्रयान 3 की प्रोसेस के बारे में बताया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की कार्यप्रणाली को एक मॉडल के जरिए दर्शाया गया। बाद में प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आप सबसे मिलकर मन की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। ऐसे खुशी के अवसर विरले ही आते हैं। उन्होंने कहा कि आप सब से मिलने के लिए यहां पहुंचा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुबह सुबह आप सभी को परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह पल बहुत ही बड़ा है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत ही होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। पीएम ने वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को सैल्यूट किया। उन्होंने कहा कि देश को जिस ऊंचाई पर वैज्ञानिकों ने पहुंचाया है, यह असाधारण है। चंद्रमा पर भारत का होना राष्ट्रीय गर्व की बात है। अब भारत नए तरीके से सोचता है। 21वीं सदी में भारत की यह क्षमता स्पेस सेक्टर के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी। भारत ने चंद्रमा के डार्क जोन पर जाकर रोशनी की है। वहीं प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जिस तरह विक्रम लैंडर ने टच डाउन किया है, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। आपके परिश्रम को सैल्यूट, आपके धैर्य को सैल्यूट, आपकी लगन को सैल्यूट, आपकी जीवटता को। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। साथ ही पीएम ने इस सफलता के लिए महिला वैज्ञानिकों से मुलाकात कर उनको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेक इन इंडिया अब चांद तक पहुंच चुका है। 2 देशों के सफल दौरे के बाद दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से एयरपोर्ट गूंज उठा।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर उमड़ी भारी भीड़ ने चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न भी मनाया। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि इस स्वर्णिम सफलता के लिए पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये कालजयी उपलब्धि के संबंध में, और नया भारत, नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों के लिए 1 सितंबर से चंद्रयान से जुड़ी हुई एक क्विज प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। सितंबर से एक क्विज कंपटीशन आरंभ होगी ताकि हमारे नौजवान छोटे छोटे सवाल जवाब देखेंगे तो उनकी धीरे धीरे उसमें रुचि बनेगी। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत भरपूर व्यवस्था करके रखी हुई है। हमारी नई शिक्षा नीति इसको बहुत अधिक बल देने वाली शिक्षा नीति है। जाने के लिए एक रास्ता बनेगा हमारा क्विज कंपटीशन। मैं आज यहां से देश के नौजवानों को, मेरे देश के विद्यार्थियों को और हर स्कूल को मैं कहूंगा कि स्कूल का एक कार्यक्रम बने कि ये चंद्रयान से जुड़ी हुई जो क्विज कंपटीशन है उस क्विज कंपटीशन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। देश के करोड़ों करोड़ों युवा इसका हिस्सा बने और हम इसको आगे ले जाएं। वाराणसी में चल रहे G20 के संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी को संस्कृति राजधानी बताते हुए कहा कि बुद्ध ने अपना पहला संदेश यहीं दिया। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। In India are very proud of our eternal and diverse culture. We also attach great value to our intangible cultural heritage. We have been working hard to preserve and revitalize our heritage sites. We have mapped our cultural assets and artists not just at the national level but also at the level of all villages in India. We are also building several centers to celebrate our culture. Prime among them are the tribal museums in different parts of the country. These museums will showcase the vibrant culture of India's tribal communities. प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में 2014 के बाद विदेशों से हमारी संस्कृति की परिचायक कई कलाकृतियों को स्वदेश वापस लाया गया है। यह हमारे सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है। Such artifacts that showcase the glory of our ancient civilization. I also commend your efforts towards living heritage as well as your contribution to culture for life. After all, cultural heritage is not just what is cast in stone. It is also the traditions, customs, and festivals that are handed
down the generations. इस दौरान प्रधानमंत्री ने संस्कृति और विकास को विरासत बताते हुए कहा कि संस्कृति देश के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में G20 सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में तेजी से विविधता लाने की जरूरत है। लचीली और कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अच्छी तरह से काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजार ही हमारी वृद्धि को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। We quickly diversify our supply chains. Well-functioning international markets with resilient and efficient supply chains are the ones who can help us in sustaining our growth. So we need to cushion ourselves sufficiently against any shock that can happen. वहीं जयपुर में आयोजित G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों को 2 दिवसीय बैठक कल सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। आउटकम दस्तावेज मोटे तौर पर लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए व्यापार, निवेश और MSME को एकीकृत करने के बारे में बात करता है, जिसका अर्थ कागज रहित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के साथ वैश्विक व्यापार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। विमर्श करते समय G20 काउंटी और 10 आमंत्रित देश मोटे तौर पर 3 बिंदुओं पर सहमत हुए। इसमें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के मानचित्रण, MSME को एकीकृत करने और व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए सामान्य ढांचा शामिल है। We all recognize that MSMEs have limited ability, given their small size, to have full access to information, finance, market-sensitive data points, and therefore, whilst they can contribute much more to economies, they remain constrained in their ability. We have agreed to strengthen the Global Trade Help Desk, which is implemented by the ITC, UNCTAD, and WTO, and continuously upgrade it so that it becomes more inclusive and provides very rich data for our MSMEs, and all the member countries and invitee countries and institutions have welcomed this action plan to strengthen information flow for our MSMEs. ये पहली बार था कि मध्य पूर्व एशिया का प्रतिनिधित्व काफी बड़ा था। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और ओमान को G20 में आमंत्रित देशों के रूप में शामिल किया गया। Prime Minister Narendra Modi invited 3 more countries, Oman, the United Arab Emirates, and Egypt, to join as invited countries. It's for the first time that 4 countries from this region are a part of the G20 deliberations. It shows Prime Minister Narendra Modi's and India's collaboration and commitment to working closer together with this region. It also demonstrates the deep friendship and brotherhood between the countries in the Middle East and India. यूक्रेन युद्ध सहित भू राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के अधिकृत लचीलेपन के लिए G20 देशों के बीच सहयोग पर सहमति बनी। लेकिन भारत और विकासशील दुनिया के लिए MSME भविष्य है। आगामी 3 से 7 सितंबर तक नूंह और गुरुग्राम में होने वाली G20 शेरपा की बैठक को कामयाब बनाने के लिए दोनों जिलों का प्रशासन संयुक्त रूप से जुटा हुआ है। तावड़ू स्थित ITC ग्रैंड भारत होटल सराय गांव में 3 सितंबर से होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासनिक अधिकारी हर रोज मौके पर तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नूंह जिले में G20 शिखर सम्मेलन होना गर्व की बात है। इससे देश भर में नूंह जिले के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा। होटल में विदेशी मेहमानों को नूंह और हरियाणवी संस्कृति की संयुक्त झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि 4 सितंबर को स्टेट डिनर होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। G20 का जो सम्मेलन है शेरपा मीटिंग का, वो ITC ग्रैंड भारत है, तो उसके आसपास के क्षेत्रों का कुछ जो मूलभूत सेवाएं जो रह गई है उनको ठीक किया जा रहा है। कुछ जो
यहाँ पर 4 तारीख का एक स्टेट डिनर भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्टेट के जो की तरफ से डिनर दिया जाएगा, G20 के जो डेलीगेट्स आएंगे उसमें सरकार की तरफ से सभी मंत्री, सीएम सब आएंगे इसके अंदर। साथ ही साथ जो मेवात की संस्कृति है और हरियाणा की संस्कृति है, उसके हिसाब से खान पान का भी ध्यान रखा हुआ है। उनका एक पर्टिकुलर ध्यान। हमारे पास जो सूचना ये है वो लगभग 90 से 95 डेलीगेट्स आने की सूचना है, और उसके साथ जो एमईए के स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी आएंगे, और जो एमईए के ऑफिसर्स हैं वो भी आएंगे। एमईए के जो ऑफिसर्स हो रहे हैं वो लेमन ट्री है उस पास में ही, आईटीसी के ग्रैंड भारत के बारे में, वहां पर रुकेंगे, और डेलीगेट्स जो हैं वो सारे के सारे G20 के लिए अपने आईटीसी ग्रैंड भारत। हरियाणा में यह G20 समूह की चौथी बैठक होगी। इससे पहले 3 बैठकें गुरुग्राम में आयोजित की गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष द्वारा परिवार पहचान पत्र से संबंधित उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान महंगी आवासों में रहने वाले व्यक्तियों को गलत तरीके से BPL कार्ड आवंटित किए गए थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनहित व पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में परिवार पहचान पत्र के डेटा के माध्यम से जनवरी 2023 माह के दौरान 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से लाभ ले रहा है तो उनका नाम काटने का प्रावधान भी सरकार ने किया है। परिवार पहचान पत्र से संबंधित किसी भी विसंगति के संबंध में मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग सक्रिय रूप से सुधार प्रक्रियाओं में लगा हुआ है। यदि किसी नागरिक का डेटा में कोई त्रुटि है तो वे आवेदन करके उसे ठीक करवा सकते हैं। सीएम ने आश्वासन दिया कि यदि परिवार पहचान अथॉरिटी से संबंधित नियमों को पहले सदन में पेश नहीं किया गया है तो इसी सत्र के आगामी 2 दिनों के भीतर नियमों को सदन में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिनियम के बाद नियम बनाना प्रशासकीय व विधान कार्य है। शासन के समय ऑन रिकॉर्ड डेट तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन रोहतक के 50 लोगों की लिस्ट अखबार में छपी जो BPL का कार्ड बनवाए हुए थे। जब अखबार में छपी अगले दिन धड़ाधड़ इन लोगों ने BPL कार्ड कटवाए, जिनकी कोठियां थी, जिनकी कारें थी, उन लोगों ने BPL के कार्ड बनवाए। शर्मा नीचे इनको बताते हुए हमने तो आने के बाद 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए, 12.5 लाख नए राशन कार्ड, और वो जनवरी 2023 में 12.5 लाख ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अगर कोई गलत ले रहा है उसके काटने का भी प्रावधान उसमें किया है। हाँ, आज भी अगर कुछ गलतियां हैं तो अप्लाई करके उसको ठीक करा सकते हैं, पूरा प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को कि इसी सेशन के जो अगले 2 दिन है उसमें सारे रूल्स ले डाउन कर देंगे। विधानसभा के मानसून सत्र में कल 3 विधेयक प्रस्तुत किए गए। इनमें हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023 और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। वहीं सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पानीपत सफीदों जींद सड़क का सुधार कार्य स्वीकृत हो चुका है। उक्त कार्य के लिए CRIF योजना के तहत 184.44 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। सड़क के निर्माण कार्य के लिए निविदा वन विभाग की मंजूरी के बाद आमंत्रित की जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा और साथ ही घग्गर के लिए योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार 12 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। उधर ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश में बिजली क्षेत्र में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप लाइन लॉस 31% से घटकर अब 9.35% हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में बिजली ट्रांसफार्मर की जांच के लिए 10 प्रयोगशालाएं संचालित हैं और इनमें ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की जाती है। स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में उपभोक्ताओं के लिए बिजली मीटरों की जांच नहीं की जाती। नूंह जिले में कुछ संगठनों द्वारा 28 अगस्त को जलाभिषेक यात्रा फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। इसी के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।
डीजीपी ने कहा कि नूह प्रशासन ने 3 से 7 सितंबर तक नूह में आयोजित होने वाली G20 शेरपा की बैठक और 31 जुलाई को हुई घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर यात्रा के आयोजकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर भी कुछ संगठनों के 28 अगस्त को नूह पहुंचने के इनपुट मिले हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। एहतियात के तौर पर नूह में आज दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। डीजीपी ने बताया कि एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था ममता सिंह नोडल अधिकारी होंगी और वे नूह में तैनात रहेंगी। उन्होंने सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों से कहा कि यदि कोई भी ऐसी घटना उनके संज्ञान में आती है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है तो वे इसे तुरंत साझा करें ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नूह में सुरक्षा के मद्देनजर एक बार फिर इंटरनेट सेवाएं आज दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई हैं। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रहे भ्रामक संदेशों को रोकने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं। उपायुक्त ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद को पत्र लिखकर नेट बंद करने का आग्रह किया। 28 अगस्त को फिर से शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर उपायुक्त ने कहा कि जिले में अब किसी भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 12 बजे से लेके 28 तारीख के 12 बजे तक रात को ये इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो सोशल मीडिया पे किसी तरह से भ्रामक प्रचार करना या किसी के द्वारा संगठित होना, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। परमिशन किसी भी यात्रा के लिए डिनाइड कर दी गई और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसी भी यात्रा को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति बाहरी जिले से अगर कोई आता है तो उसको जिले की सीमाओं पर रोक के ही वापस लौटा दिया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बंद होने से कई सारे कामकाज रुक जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और बैंकों से लेन देन इत्यादि सभी कामों पर इसका असर पड़ता है। सेवा से ये भी देखने को मिलेगा कि जो स्कूलों में पढ़ाई है, नेट बैंकिंग है और बहुत से लोगों के पास जिम में कैश नहीं होते, वो अपनी नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर फोन पे के माध्यम से पेमेंट करते हैं। उन लोगों को ज्यादा दिक्कत आएगी। जहां तक है अब बच्चों की जो आगामी परीक्षा है उनको लेकर तैयारियों को भी बच्चे कर रहे हैं, उनको भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आजकल इंटरनेट से पढ़ाई की जाती है। काफी फर्क पड़ेगा अगर इंटरनेट बंद होगा तो इसके बगैर ना तो कुछ भी नहीं चलता है जी, ना मनी ट्रांसफर या फिर काफी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में भी काफी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है जो कि ये बंद किया जा रहा है। बाकी प्रशासन की बात तो कौन रोक सकता है। सामान्य हालात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, सही है। अल्लाह ने चाहे तो आगे भी रहेंगे, लोग आ रहे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा लोगों में भय है, बाकी वो भी धीरे धीरे हो जाएगा अल्लाह ने। गौरतलब है कि गत 31 जुलाई को नूह शहर में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। उसके बाद तकरीबन 12 दिन तक इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो प्रोग्राम की 104वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीर्ष पुलिस नेतृत्व से देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने में अपना दृष्टिकोण बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया और पुलिस के निचले पुलिस रैंक से लेकर उच्च संरचनाओं तक इसे लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2023 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। गृह मंत्री ने नागरिकों को समय पर न्याय प्रदान करने और एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देने को कहा। उन्होंने संवैधानिक अधिकारों की गारंटी दी।
संसद में हाल ही में पेश किए गए नए कानूनों का हवाला देते हुए गृह मंत्री ने संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए एक दृष्टिकोण रखा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि वे आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए जमीनी स्तर पर नए कानून को लागू करने के लिए तैयार रहें। मंत्री ने जांच और अभियोजन की पूरी प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को भी रेखांकित किया। अमित शाह ने संशोधित आपराधिक न्याय प्रणाली के भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली पुलिसिंग की शुरुआत के लिए नई पहल की वकालत की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तकनीकी प्रगति के उद्भव को चिन्हित किया और इसे एक अवसर के साथ साथ एक खतरा भी बताया। गृह मंत्री ने पुलिस से आग्रह किया कि वे इसे प्रतिकूल प्रभावों से निपटने की तैयारी करते समय एआई का अपने लाभ के लिए उपयोग करना सीखें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जून 2020 से मई 2022 तक के भाषणों पर आधारित श्रृंखला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास शीर्षक की पुस्तकों के दूसरे और तीसरे खंड का विमोचन किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण हमेशा जनता से जुड़े होते हैं, संबंध कायम करते हैं, गतिशीलता की प्रेरणा देते हैं और राष्ट्र प्रथम की नीति पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में देश में व्याप्त वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने लगाम लगाई है। तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति ने उसको घेर रखा था, एक तरह से पूरा उसके ऊपर प्रभाव दिखता था। लेकिन ये तुष्टीकरण और वंशवाद से बाहर निकालकर विकासवाद की ओर किसी ने मोड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चंद्रयान की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। यह हमारे देश और युवाओं के सामर्थ्य को दर्शाता है। देखिए, जब ये कब हुआ, ये ताकत दिखाता है भारत की, भारत के युवाओं का सामर्थ्य बताता है। और जो दुनिया के मात्र 3 देश पहले कर पाए थे, वो चंद्रयान मिशन सफल करके भारत दुनिया का 4था देश बन गया है। लेकिन साउथ पोल पर विक्रम लैंडर का उतरना, ये अपने आप में दुनिया में पहली बार किसी देश ने किया है, तो हमारे भारत ने किया। साइबर क्राइम से निपटने के लिए आज अंबाला रेंज आईजी ऑफिस में पुलिस प्रशासन और एक निजी कंपनी के अधिकारियों के बीच सामूहिक सेमिनार का आयोजन हुआ। आईजी शिबास कविराज ने बताया कि अब देश में ऑनलाइन भुगतान ज्यादा होने लगे हैं, जिससे ऑनलाइन ठगी का खतरा भी उतना ही बढ़ गया है। लोग जानकारी के अभाव में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के इस सेमिनार में पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए अनेक तरीके बताए गए हैं। साइबर ठगी या इससे संबंधित अन्य मामलों को रोकने के लिए पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। साइबर क्राइम्स के मामले में पूरी तरह से तत्परता दिखाई जाए और जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और जो रिकवर्ड मनी है, जो मनी लॉस हुई है, उसको रिकवर किया जाए। इसके तहत सबसे बड़ी चैलेंज जो है हमारे पास आती है इस पूरे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को समझना। इसके तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर कुछ विशेषज्ञ बुलाए हुए हैं। तो इन विशेषज्ञ जो है ये सारे हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो बेसिक जानकारियां हैं, जो टेक्निकल नॉलेज है, वो दिया गया है। जैसे क्या होता है पेमेंट गेटवे, क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर, यूपीआई क्या होता है, कैसे काम करता है। आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, वो कैसे काम करती है। वहीं निजी कंपनी के प्रतिनिधि ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए बताया कि आमजन को फर्जी कॉल, एसएमएस या संदेश से सावधान रहना चाहिए। कोई भी कंपनी सिर्फ भुगतान करने के समय ओटीपी या पासवर्ड मांगती है। अपना पासवर्ड या ओटीपी किसी के साथ भी साझा ना करें। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है अवेयरनेस। जैसे एसीपी अम्बाला दीपक जी ने कहा, थोड़ा रुकें, समझें कि आपको जिनसे कॉल आई है क्या ये कॉल सही है। आप अगर किसी ने आपको ये कहा कि आपने वॉशिंग मशीन जीता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।